हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो आप लोगों का क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का एग्जाम के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप सभी लोगों का बहुत ज्यादा डिमांड था। आप लोग बोल रहे थे कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी कम से कम 5-6 सेट हम लोगों को तैयारी करवा दो, जो हम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, और डिट्टो उसी पैटर्न में हम लोगों को करवाइए जिस पैटर्न में आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा। तो चलो हम आप लोगों को टोटल 6 मॉडल पेपर का सेट करवाएंगे, जिसमें से एक मॉडल पेपर का सेट पहले ही करवा चुके हैं। जो जेक बोर्ड का इस साल मॉडल पेपर आया है उसके सब्जेक्टिव का वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके थे, उसको देख लेना। प्लस हम आप लोगों को 2 दिन के अंदर अंदर 5 और वीडियो डालेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और पांचों का पांचों वीडियो आप लोगों का एग्जाम पैटर्न के बेस पे ही होगा। जिस तरीके का 2-2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, फिर 3-3 नंबर का पूछेगा, फिर 5-5 नंबर का पूछेगा। जिसमें ग्राफ मांगेगा उसमें ग्राफ में बताएंगे, जिसमें अंतर बोलेगा उसमें टेबल में बताएंगे, जिसमें न्यूमेरिकल बोलेगा उसमें न्यूमेरिकल में भी बताएंगे। और सबसे अच्छा बात है कि हिंदी वालों का और इंग्लिश वालों का दोनों का सेपरेट वीडियो आएगा, ताकि इंग्लिश वाले को इंग्लिश में नोट्स मिल जाए, हिंदी वाले को हिंदी में नोट्स मिल जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बताएंगे, और टोटल 5 सेट होगा और जेक बोर्ड का लेकर के 6 सेट। अब अगर 6 सेट तैयारी करते हैं तो भाई इससे ज्यादा आप लोगों को सब्जेक्टिव में और कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। अब आप लोग बोलोगे कि सर सब्जेक्टिव ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या? तो बाबा ऑब्जेक्टिव में 4 घंटे का महा मैराथन क्लास में 2024 से लेकर के 2012 तक का एमसीक्यू करवा दिए। 100 एमसीक्यू हम आप लोगों को 2 सेट वीडियो डाल दिए। इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव डाल दिए, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव डाल रहे हैं, परख मॉडल पेपर सोल्व करवा दिए हैं। इससे ज्यादा और क्या होगा? प्लस जितने भी पीवाईक्यूज है उनका एक बार और वन शॉट वीडियो लेकर के आएंगे। इतना कर लेना, इससे आपका बाहर से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। और ये जो सब्जेक्टिव का टोटल आप लोगों का 5 वीडियो लाएंगे, एक वीडियो पहले से अपलोडेड है, इसना भी अगर आप कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी आपका सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हिंदी वालों घबराओ नहीं, हिंदी वालों के लिए भी सेपरेट वीडियो आ रहा है, इंग्लिश वालों के लिए भी सेपरेट वीडियो आ रहा है, ताकि हम दोनों ही स्टूडेंट लोगों को अलग अलग से चीजों को कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हुए चले। ठीक है, चलो बहुत सारी बातें हो गई। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो ये हम लोगों का आपको पता है, आप लोगों को जो ये पूछेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें आप लोगों को सबसे पहला जो पार्ट ए पूछेगा, उसमें आप लोगों को 2-2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा 8 गो, जिसमें से आपको 2-2 नंबर का क्वेश्चन 6 गो बनाना है। वर्ड लिमिट्स का बात करें तो वही लगभग 50 से लेकर के 50 या एक सेंटेंस के आसपास आप इसका आंसर लिख सकते हो। चलो पहला क्वेश्चन में आते हैं। एक सेकंड देना। हाँ, पहला क्वेश्चन में बोल रहा है राइट एनी टू सेंटर प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। और हम आप लोगों को हर चीज जल्दी जल्दी समझाते हुए जाएंगे, क्योंकि एग्जाम सामने है, तो हम बहुत लंबा वीडियो आप लोगों को नहीं बताएंगे। तो सेंटर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी हमको पता है, एक इकोनॉमी में 3 सेंटर प्रॉब्लम होता है। सबसे पहला होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा होता है हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा होता है हुम टू प्रोड्यूस। तो यहाँ 2 सेंटर प्रॉब्लम बताया। तो सबसे पहला सेंटर प्रॉब्लम हम लोग बताएंगे व्हाट टू प्रोड्यूस, सबसे पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, और दूसरा सेंटर प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस। क्लियर है? चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड देना हमको, रुको। यहां से इसको जूम कर लेते हैं। यहां से कितना बार बार जूम करेंगे, फटते जाएगा ही। हाँ चलो देखो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, क्योंकि वो 31 से ही तो आपका सब्जेक्टिव शुरू रहेगा ना। 32 नंबर, एक्सप्लेन मार्जिनल यूटिलिटी। अब भाई मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? तो हम साइड हो जा रहे हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है आपका कि जब हम लोग कभी भी एक एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स को कंज्यूम करते हैं, तो उससे टोटल यूटिलिटी में जो चेंजेस आता है वही मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। और मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू डेल्टा टी यू डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू, या आप बोल सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी एन इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी एन माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस वन। फॉर्मूला जरूर लिखना, फॉर्मूला लिखने से आपको पूरा में पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। थोड़ा देना हमको टाइम। हाँ हाँ ठीक, ऐसे ही रखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 33 पे व्हाट इज द प्राइस लाइन। बोल रहा है कि प्राइस लाइन क्या होता है। तो सिंपल बात है, प्राइस लाइन का मतलब होता है किसी भी मार्केट में प्राइस लाइन ये इंडिकेट करता है कि किसी भी गुड्स को अगर हम उस मार्केट में खरीदेंगे, तो मार्केट में खरीदने के लिए हमको कितना प्राइस देना होगा, हमको कितना गुड्स का क्वांटिटी मिलेगा। यानी प्राइस लाइन यही बताता है कि इतना रुपया देंगे तो इतना सामान मिलेगा, इतना रुपया देंगे तो इतना सामान मिलेगा। जैसे अगर बात कर रहे हैं, मेरे पास ये साइनोसॉफ्टेक का पेन है, इस पेन का कीमत मार्केट में है 4 रुपया। तो अगर मान लो हमको अगर हम अगर 16 रुपया देंगे, तो 16 रुपया में हम कितना पेन खरीद सकते हैं? तो 16 रुपया में गुरुजी हम 4 पेन खरीदेंगे। तो यही मेरा प्राइस लाइन कहलाता है। क्लियर बात है? ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैक मार्केटिंग। भाई बोल रहा है कि ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है।
तो सिंपल बात है, ब्लैक मार्केटिंग का मतलब होता है जब कभी भी कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी सेलर ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कस्टमर्स के साथ एक्सप्लॉइटेशन करता है, यानी कि ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए कस्टमर्स को धोखा देता है। जैसे प्राइस ज्यादा करके बेचना, इस पेन का कीमत है 4 रुपया और कोई इसको 5 रुपया में बेच रहा है। इसके बाद मिलावट करके बेचना, जैसे सरसों का तेल में कुछ सामान मिला दिए, दाल में आपको ईटा कंकड़ जो डंडा है वो मिला दिए। तो ये जो मिलावट करना और मिलावट करके ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए सामान को बेचना, तो इसी को बोला जाता है ब्लैक मार्केटिंग मेला। देखो, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ द शॉर्टेज of a particular commodity due to some unforeseen situation and earning unfair profits by selling the goods at a higher price is called a black marketing। आप लोग सुने होंगे भी, सुने होंगे भी, ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए लोग क्या करता है, अपने सामानों को छुपा देता है, गोडाउन में बंद करके रख देता है, और मार्केट में किसी चीज का शॉर्टेज हो जाता है, तो उसका डिमांड बढ़ जाता है, तो ये लोग ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए तब मार्केट में गुड्स को सप्लाई करता है जब डिमांड ज्यादा हो जाता है, ठीक है, जो इलीगल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेप्रिसिएशन। अब देखो, डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है हम बताते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब हम लोग कभी भी किसी भी फिक्स एसेट को यूज करते हैं तो धीरे धीरे वो एसेट घिसता है, घिसने के कारण जो उस एसेट का प्राइस है, उस एसेट का प्राइस धीरे धीरे घटते जाता है, इसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे समझाते हैं, सपोज कर लो कि आज आप एक साइकिल जाकर के बाजार से खरीदते हो, उस साइकिल का कीमत मान लो 7,000 रुपया है। ध्यान से समझना, 7,000 रुपया है। कॉमर्स के स्टूडेंट तो इसको डायरेक्ट समझ जाओगे, 7,000 रुपया है। अब मान लो कि अगर आप इस साइकिल को 1 साल चलाए हैं, अब बताओ 1 साल चलाने के बाद जब आप इस साइकिल को बाजार में बेचोगे या 1 साल के बाद, क्या इस साइकिल का कीमत 7,000 ही रहेगा? नहीं। हम आपको एग्जांपल देते हैं, ये जो मेरा मोबाइल है, हम ये मोबाइल 20,000 में खरीदे थे 2020 में। 2020 में हम इस मोबाइल को कितने में खरीदे थे? 20,000 में। और पता है आज इसका मार्केट वैल्यू कितना हो गया है? आज इसका मार्केट वैल्यू 6,000 रुपया हो गया। तो अब बताओ, 2020 में 20,000 था और आज इस सामान का कीमत 6,000 हो गया, तो सामान घट गया? सामान नहीं घटा, उसका वैल्यू घटा। क्यों घटा? डेप्रिसिएशन की वजह से। यह बोला जाता है कि जब कभी भी किसी भी एसेट को यूज करते हैं तो वो धीरे धीरे घिसता है, घिसने की वजह से उस एसेट का जो वैल्यू कम हो जाता है, वही डेप्रिसिएशन कहलाता है। साइकिल को भी आप नया में खरीदे थे 7,000 में, साइकिल को यूज करोगे, यूज करते करते साइकिल घिस जाएगा, साइकिल का चक्का घिस जाएगा, साइकिल का सीट कबड़ जाएगा, साइकिल में जगह जगह स्क्रैचेस आ जाएगा, टक टक करके साइकिल आवाज करेगा, यानी उसका वैल्यू घट गया। तो वैल्यू का घटना ही कहलाता है आपका डेप्रिसिएशन। क्लियर बात है मेरा? देखो, वही बोल रहा है, डेप्रिसिएशन द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स इन ए लाइनर ईयर ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। जैसे वो सामान टूट फूट गया, उसके वजह से उसका दाम कम हो गया, तो वो मेरा कहलाता है डेप्रिसिएशन। ठीक है। 36 नंबर, व्हाट इज बैंक रेट। अब देखो, बैंक रेट क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बैंक रेट का मतलब होता है, बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेट्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। यानी अगर हमारे देश का बैंक जो आरबीआई है, आरबीआई हमारे देश के जितने भी कमर्शियल बैंक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनारा बैंक, केनारा बैंक, इन सारे बैंक को, जितना भी हमारे देश के कमर्शियल बैंक है, इन कमर्शियल बैंकों को आरबीआई जिस रेट पे लोन देता है, आरबीआई बोलता है कि भाई हम तुम लोगों को लोन दे रहे हैं, इतना % इंटरेस्ट काटेंगे, तो आरबीआई यानी किसी भी देश का सेंट्रल बैंक अपने देश के कमर्शियल बैंक को जिस रेट पे लोन देता है, उसी को बोला जाता है आपका बैंक रेट। क्लियर है? ठीक है। डिफाइन द नेचर ऑफ मार्जिनल सेविंग। मार्जिनल सेविंग मतलब क्या होता है? तो आपको इसके लिए फॉर्मूला याद रखना होगा, इस फॉर्मूले को आप याद रखना। ठीक है, मार्जिनल सेविंग के लिए इस फॉर्मूले को आप याद रखोगे, मार्जिनल सेविंग के लिए। ठीक, आगे नेक्स्ट, व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्स। टैक्स जो होता है आपका, ये व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्स, ये बेसिकली आपका डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। डायरेक्ट टैक्स जो कई टाइप का होता है। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब ऐसा टैक्स होता है जो डिपेंड करता है आपके लेवल्स ऑफ इनकम पे। अगर किसी पर्सन का इनकम बढ़ते जाएगा तो उसका टैक्स का रेट भी बढ़ते जाएगा, ऐसे टैक्स को बोला जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स एज द इनकम ऑफ ए पर्सन इंक्रीजेज द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेज। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे उसका टैक्स बढ़ते जाएगा। किसी पर्सन का जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसका टैक्स का रेट भी बढ़ते जाएगा, इसी को बोला जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स। हो गया हम लोगों का 2-2 नंबर का क्वेश्चन खत्म। अब हम लोग आते हैं पार्ट बी में, यानी अब हम लोग आते हैं 3-3 नंबर के क्वेश्चन पे।
3-3 नंबर का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में जो है वो 8 गो दिखेगा, लेकिन आपको 3 नंबर का क्वेश्चन बनाना है 6 गो, यानी 18 नंबर आपको पूछेगा सेक्शन बी, यानी कि 3-3 नंबर का क्वेश्चन 18 नंबर का होगा। अब देखो 3-3 नंबर का क्वेश्चन में आते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, बोल रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि पीपीसी क्या होता है। हम एक चीज और बता दे रहे हैं, यहां हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठा रहे हैं। हम जो यहाँ पे आंसर सॉल्यूशन है, अगर आप लोगों को इसका आंसर सही नहीं लग रहा है कि सर आप जो बोर्ड में लिखे हो ना सर, उसका आंसर जो है हम लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो मत करना, इसका आंसर करना नहीं, आप इस क्वेश्चन को पकड़ो। इस क्वेश्चन को अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं या आपको पहले से तैयारी है तो और अच्छा है, आप कम से कम क्वेश्चन को देखो। और नहीं, जो लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो हम अभी जो समझा रहे हैं वो समझ लो, जो नोट्स लिखे हैं वो लिख लो, अपने से लिखने चाहते हैं वो लिख लो। भाई बहुत सारा ऑप्शन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन कैसे देना है ये आप पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? चलो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए लाइन दैट शो द वेरियस अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज और commodity of two goods that can be produced using given resources and production techniques। यानी इसका मतलब सिंपल है कि जब कभी भी कोई भी प्रोड्यूसर अपने लिमिटेड सोर्सेस ऑफ इनकम से या अपने लिमिटेड इनपुट से दो तरीक अगर हम, मेरे पास किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए इनपुट यानी कि रॉ मटेरियल्स, लेबर सब लिमिटेड है। जब हम उसमें से दो तरीके के गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, तो जैसे जैसे एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे दूसरा गुड्स का प्रोडक्शन मेरा घटते जाएगा। इसी चीज को जिस ग्राफ से दिखाते हैं, जिस कर्व से दिखाते हैं, वही कर्व कहलाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। या तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का ग्राफ ऐसे बनाओ, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का ग्राफ ऐसे बनाओ। ठीक है, ये है पीपीसी। याद रखना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है वो जीरो की ओर यानी कि बेसिस एक्सिस की ओर कॉनकैव होता है। इस चीज को आप लोग याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमको भी लगता है कि पीपीसी कर्व इस बार एग्जाम में आप लोगों को देगा। ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोगों को बोल रहा है यहाँ पे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? तो देखो सिंपल बात है, लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है, लॉ ऑफ डिमांड शो इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। याद रखना, इस बात को हम बार बार समझाए थे। लॉ ऑफ डिमांड, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। लॉ ऑफ डिमांड इज ए लॉ विच शो inverse relationship between the price of commodity and the demand of the commodity if other things being equal, then if other things being equal, then if price of the commodity increases, then quantity of demand will be decreases, and other hand if price of commodity increases then demand will be decreases। it is called the law of demand। क्लियर बात है? वही बोल रहा है, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट द अदर थिंग्स रिमेन द सेम, द डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ डिमांड, एंड conversely an increase in price of the commodity cause a decrease in the quantity of demand of a commodity। आया मेरा बात समझ में? if other things being equal, then the law of demand show inverse relationship between the quantity of demand, the quantity of goods and the price of goods। if other things being equal, then if the price of commodity increases then demand will be decreases, and the price of the commodity decreases then demand will be increases। it is called law of demand। क्लियर? अब आपको इस लॉ ऑफ डिमांड को अगर ग्राफ से दिखाना है तो दिखा दो, ग्राफ से कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ से दिखाओ और फुल मार्क्स लेकर के घर जाओ। ठीक है, अब देखो लॉ ऑफ डिमांड का एजम्पशंस, कि लॉ ऑफ डिमांड लागू होगा, इसका क्या क्या एजम्पशंस है। तो सबसे पहले एजम्पशन है कि किसी भी गुड्स का जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। दूसरा, कंज्यूमर्स का इनकम में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। और तीसरा, कंज्यूमर का टेस्ट और उसके फैशन में कोई भी चेंजेस आना नहीं चाहिए, तब जाके लॉ ऑफ डिमांड लागू होगा। ये इसका एजम्पशन है। इसको ग्राफ से दिखाना और अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, ग्राफ दिखाना चाहो तो हमको पता है ग्राफ इसका इस तरीके से बनता है, इस तरीके से हम लोगों का इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन पे, व्हाई इज द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व यू शेप। मार्जिनल कॉस्ट आपको सिंपल बोल रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व यू शेप का क्यों होता है, ये बोल रहा है। और हमको पता है ना एवरेज कॉस्ट कर्व जो है, ये एवरेज प्रोडक्ट जो है
एवरेज प्रोडक्ट हम लोगों का उल्टा यू शेप का होता है। तो बोल रहा है मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होता है वो यू शेप का क्यों होता है, हम लोगों को ये बताना है। तो देखो, ड्यू टू एप्लीकेशन फॉर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इज यू शेप। एज ए रिजल्ट द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट लाइन फॉल्स इनिशियली विथ गिवन फैक्टर। शुरू में ये घटता है, हम सिंपल बता दे रहे हैं, शुरू में मार्जिनल कॉस्ट घटता है, फिर कांस्टेंट रहता है, फिर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लगता है। शुरू में मार्जिनल कॉस्ट घटता है, फिर कांस्टेंट रहता है और बढ़ने लगता है। यही कारण है कि शॉर्ट रन में मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो यू शेप का हो जाता है। ठीक है, इस चीज को देखो यहाँ इस तरीके से ग्राफ में यहाँ पे दिखा दिए। शुरू में क्या हो रहा है, घट रहा है, शुरू में घट रहा है, फिर यहाँ देखो कांस्टेंट रह रहा है, फिर ये बढ़ने लग रहा है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्राइस लाइन इन द परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो प्राइस लाइन होता है वो कैसे होता है। तो सिंपल सा बात है, किसी भी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो प्राइस लाइन होता है वो डिमांड और सप्लाई से होता है। ये हम लोगों का डिमांड कर्व है, ये हम लोगों का सप्लाई कर्व है। यहाँ जहां बराबर हुआ वहीं पे गुड्स का प्राइस तय हो गया। ये हम लोगों का डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है। यहाँ जहां तय हुआ ये हम लोगों का है प्राइस लाइन। ठीक है, और ये प्राइस लाइन कौन तय कर रहा है, इंडस्ट्री तय करता है। कौन तय करता है, इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री प्राइस टेकर है। अब ये यहां जो कीमत तय किया इसी कीमत को एक्सेप्ट कर लेता है फार्म। ठीक है, इसी कीमत को फार्म एक्सेप्ट कर लेता है और फार्म का एवरेज रेवेन्यू कर्व जो होता है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर मेरा होता है। इसीलिए फार्म जो होता है वो क्या होता है, प्राइस टेकर होता है। आया बात समझ में, बस इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखाना था। हम कई बार आप लोगों को ये क्वेश्चन समझाएं, कई बार। आगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। बोल रहा है कि नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम का गणना क्यों किया जाता है और इसका इंपॉर्टेंस बताओ कि क्यों करते हैं। तो पहले नेशनल इनकम क्यों किया जाता है। एवरी कंट्री कीप्स ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द डेटा रिलेटेड टू इट्स नेशनल इनकम। हर कंट्री अपने यहाँ एक डेटा रखता है, उसमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है। इट इज कॉल्ड नेशनल इनकम अकाउंटिंग। और जब वो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कर रहा है या नेशनल इनकम को रिकॉर्ड करके रख रहा है, जैसे अगर भारत में नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कर रहे हैं कि एक साल में भारत का नेशनल इनकम कितना है, वो रिकॉर्ड रख रहे हैं, तो इसी को बोला जाता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए डुअल नोटेशन सिस्टम जस्ट लाइक बिजनेस अकाउंटिंग। जैसे बिजनेस में डेबिट और क्रेडिट होता है ना, उसी तरीके से इसमें भी नेशनल इनकम का कैलकुलेशन डेबिट और क्रेडिट डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में होता है। द डिटेल्स रिलेटेड टू थ्री एस्पेक्ट। और देखो इसके लिए तीन चीजों को देखा जाता है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, सम फैक्टर्स ऑफ इनकम और टोटल फाइनेंस एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ये तीन चीजों को देखा जाता है। यानी बेसिकली बोल रहा है प्रोडक्शन मेथड होगा, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, और क्यों नेशनल इनकम हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्या जानना है। तो नेशनल इनकम इसलिए किया जाता है क्योंकि इट इस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, एफ ए कंट्री, क्योंकि इसी से कंट्री का नेशनल इनकम का पता चलेगा। यही चीज होने से हम ये जान सकते हैं कि हमारे देश का ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है या ग्रोथ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए नेशनल इनकम का कैलकुलेशन किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला था, डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। ये सॉरी क्या बोल रहे हैं हम भी, सेंट्रल बैंक यानी कि हमारे देश का बैंक आरबीआई और हमारे देश का जो भी कमर्शियल बैंक्स होता है उनमें डिफरेंसेस को पूछ रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा सा और इसको जूम कर दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, अब देखो क्या डिफरेंस होता है हम लोगों का सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में। सेंट्रल बैंक प्लेस पूछ रहा है, तो सेंट्रल बैंक किसी भी देश का सबसे बड़ा एपेक्स बैंक होता है, सबसे बड़ा बैंक होता है। और कमर्शियल बैंक का किसी भी देश में कोई एपेक्स पोजीशन या कोई स्पेशल पोजीशन नहीं होता है। मोटिव, सेंट्रल बैंक का मेन मोटिव होता है कि अपने देश में जितने भी बैंक्स हैं उन सारे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करे और हमारे किसी भी देश के अंदर में जो पैसा है उसको पैसा लाए, मतलब पैसों का हिसाब किताब रखे। जबकि कमर्शियल बैंक का मेन मकसद है कि प्रॉफिट कमाने के लिए बैंकिंग ऑपरेशंस को करे। नंबर, तो किसी भी देश के पास सेंट्रल बैंक एक है, हमारे देश में भी एक सेंट्रल बैंक है आरबीआई, लेकिन सिर्फ यूएसए ऐसा है यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसके पास 12 गो सेंट्रल बैंक है, 12 गो सेंट्रल बैंक है। इसके बाद आपका कमर्शियल बैंक के इंडिया में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक होते हैं। ओनरशिप, तो सेंट्रल बैंक का ओनरशिप गवर्नमेंट होता है, जबकि कमर्शियल बैंक का ओनरशिप कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल पर्सन।
पब्लिक डीलिंग, कमर्शियल बैंक पब्लिक के साथ डील्स नहीं करता है, सेंट्रल बैंक पब्लिक के साथ डील नहीं करता है, कमर्शियल बैंक पब्लिक के साथ डील करता है। बैंकर, कमर्शियल बैंक जो होता सेंट्रल बैंक जो होता है वो बैंकों का बैंक होता है, जबकि कमर्शियल बैंक ऐसा नहीं होता। नोट्स इशू, सेंट्रल बैंक जो है वो नोट इशू करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर मनी, पेपर मनी, पेपर मनी छापने का काम हम लोगों का सेंट्रल बैंक करता है, जबकि कमर्शियल बैंक ऐसा कुछ नहीं करता। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो भाई अच्छा से जरूर करना। आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोगों को बोल रहा है व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हाउ टू इट्स मेडर। बोला गया है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको अगर नहीं करना होगा नहीं करना। आपको बोल रहा है कि एमपीसी क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, एक्चुअल में इस फॉर्मूले को एक्सप्लेनेशन करते हुए पूछ रहा है। तो देखो इसको कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पे समझा रहे हैं। ठीक है, इसको एकदम अच्छे से देखना। ऐसे समय में स्टूडेंट लोग फ़ोन कर रहा है ना, फ़ोन उठा भी नहीं सकते। फिर बाद में बोलता है कि सर हम लोग तो फ़ोन करते हैं, आप तो उठाते ही नहीं है हम लोगों का फ़ोन। ऐसे बोलता है बाद में कोई-कोई स्टूडेंट। अब देखो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग। मार्जिनल एमपीसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। देखो, ये मान लो किसी कंज्यूमर का इनकम है, इनकम को वाई से डिनोट किए। पहले इनकम 0 था, फिर 100 हुआ, 200 हुआ, 300, 400, इनकम बढ़ रहा है। यहाँ लिख रहे कंजम्पशन, जैसे-जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे-वैसे कंजम्पशन। पहले कंजम्पशन मान लो 100 था, फिर 150 हुआ, फिर 200, 250, 300। और यहाँ चेंज इन इनकम, इनकम में कैसे चेंज हुआ? देखो पहले 0 था, तो यहाँ भी चेंज 0 है। फिर ये 0 से 100 हो गया, यानी 100 चेंज हो गया। 100 से 200 हो गया, तो 100 चेंज हो गया। 200 से 300 हो गया, तो 200 चेंज हो गया। 300 से 400 हो गया, तो 100 चेंज हो गया। और यहाँ फिर लिखे हैं चेंज इन कंजम्पशन, यानी डेल्टा सी। ये देखो कंजम्पशन भी 100 से 150 हो गया, यानी पहले तो कुछ चेंज नहीं हुआ है। फिर उसके बाद 100 से 50 हो गया तो 50 हो गया, फिर 150 से 200 हो गया तो 50 हो गया, 200 से 250 हो गया तो 50 हो गया, 250 से 300 हो गया तो 50 हो गया। अब हम लोगों को निकालना है यहाँ पे मार्जिनल रेट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी। तो एमपीसी का फॉर्मूला एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। तो अगर पहला कंडीशन में लिखेंगे तो डेल्टा सी बाय सी भी 0 और वाई भी 0, तो ये भी 0 और ये 0.5 कैसे आया? तो डेल्टा सी देखो कितना है यहाँ, डेल्टा सी 50 है, डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई कितना है, 100 है। तो 50 और 100 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ गया। ऐसे ही सब में डिवाइड कर करके 0.5, 0.5, 0.5 आएगा। तो बस यही हमको एक्सप्लेन करने के लिए बोला था, तो टेबल में एक्सप्लेन कर दिए इसको। क्लियर बात है मेरा? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो जी, अब आगे बढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। भाई डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है पूछ रहा है। हम बार-बार बोलते हैं कि कभी भी डिफरेंस आपको पूछेगा, डिफरेंस को आप हमेशा कॉलम में बनाना, डिफरेंस को आप हमेशा टेबल में बनाओगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक? तो ये देखो डिफरेंस का टेबल, भाई डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है, इसको टेबल से एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ। तो यहाँ लिखे हैं डायरेक्ट टैक्स, हमको पता है डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि डायरेक्ट टैक्स जिस पर्सन के ऊपर लगता है उसी पर्सन को इसका पेमेंट करना पड़ता है। तो वही लिख रहे हैं डायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स व्हिच इज इम्पोज्ड ऑन ए पर्सन एंड द पर्सन हिमसेल्फ बियर इट्स बर्डन। जिसके ऊपर गिरेगा इस टैक्स का पेमेंट वही करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स लगता तो किसी और के ऊपर है लेकिन इसका पेमेंट कोई और करता है। इन इनडायरेक्ट टैक्स द पर्सन हु हैज टू पे दिस टैक्स कैन शिफ्ट द बर्डन ऑफ दिस टैक्स ऑन अनदर पर्सन। और डायरेक्ट टैक्स को पेमेंट करना एकदम मैंडेटरी है, आप उससे बच नहीं सकते। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स आपको सिर्फ तभी पेड करना होगा जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हो। अगर गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज नहीं करते हो तो नहीं देना होगा। देयर आर प्रोग्रेसिव टैक्स, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे डायरेक्ट टैक्स भी बढ़ता जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं है। एग्जाम्पल, डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल इनडायरेक्ट टैक्स का जीएसटी हो गया, इसके बाद एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया और गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी। क्लियर बात है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। अब आते हैं हम लोग 5-5 नंबरिया क्वेश्चन, 5-5 नंबरिया क्वेश्चन, सेक्शन नंबर सी। 5-5 नंबरिया क्वेश्चन है, लॉन्ग लॉन्ग वाला क्वेश्चन है। डरने का कोई बात नहीं है, एग्जाम में जो भी पूछेगा तैयारी पहले से करके जाएंगे। चलो जी, अब आते हैं हम लोग इसमें। हाँ जी, चलो पहला क्वेश्चन 5 नंबर वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है व्हाट इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस।
व्हाट इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन? व्हाट इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या होता है? देखो, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस स्टेट दैट इफ वन फैक्टर इज कंपल्सरी इंक्रीज्ड while keeping other factors constant, the production starts decreasing after increasing to certain limit. It is related to the short run production function. पहले इतना समझ लो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन रिलेटेड होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन से। किससे रिलेटेड होता है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। जहां प्रोडक्शन करने के लिए जितना भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें से कुछ को स्टेबल रखते, मतलब कुछ को कांस्टेंट रखते हैं और कुछ में चेंजेस करते जाते हैं। वही होता है हम लोगों का वेरिएबल प्रपोर्शन। यानी ये शॉर्ट रन के लिए होता है, इसमें कुछ कांस्टेंट और कुछ मेरा स्टेबल होता है। उत्पत्ति के कुछ साधन स्थिर और कुछ साधन परिवर्तनशील होगा। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट रहेगा और कुछ को हम लोग चेंज कर सकते हैं। यही होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। और अगर पूछा रिटर्न टू स्केल, तो रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है जिसके सभी वेरिएबल्स यानी सभी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चेंजेबल होता है, कांस्टेंट कुछ भी नहीं होता। ठीक है, चलो आगे। इसके बाद इसका ये डिपेंड बिलीफ्स दिखा रहा है कि ये किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब ये किन किन चीजों पे लागू होता है, यानी इसका एजम्पशंस क्या है। इसके बाद यहाँ पे स्टेज, ये ग्राफ से जो है वो समझाया गया है यहाँ। और ग्राफ में भी समझना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का 3 स्टेज होता है। कितना स्टेज होता है? 3 स्टेज। देखो इस ग्राफ से समझना। सबसे पहले स्टेज में ये बढ़ता है, देखो ना, सबसे पहला स्टेज में बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर घटना स्टार्ट करेगा। बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा, घटना स्टार्ट करेगा, बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा, घटना स्टार्ट करेगा। ठीक है, देखो यही 3 स्टेजेस को यहां भी समझाया गया है। ये रहा हम लोगों का फर्स्ट स्टेज। देखो फर्स्ट स्टेज में क्या बोल रहा है? बोला गया है एज द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर इंक्रीज। शुरू में इंक्रीज होगा, होगा ना, बढ़ेगा। सेकेंड स्टेज में देखो क्या बोल रहा है, इन दिस स्टेज बोथ एपी एंड एमपी आर डिक्रीजिंग। और आगे जाकर के दोनों क्या होगा? घटना स्टार्ट कर जाएगा और एक समय के बाद नेगेटिव हो जाएगा। बढ़ेगा, घटना स्टार्ट करेगा, नेगेटिव हो जाएगा। बढ़ेगा, घटना स्टार्ट करेगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है, यहां एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट द प्राइस मोमेंटम ऑफ डिमांड। यानी बेसिकली ये पूछ रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है ट्रेंगल क्यू बाय क्यू इंटू पी बाय ट्रेंगल पी। बताए थे कि नहीं बताए थे? सर बिल्कुल बताए थे। ये प्राइस ऑफ गुड्स ये पी है हम लोगों का, और ये क्वांटिटी ऑफ डिमांड हम लोगों का ये क्यू है। ठीक है, चलो तो ये हम लोगों का पहले क्यू कितना था? ये होता है Q1 और ये होता है Q2। ये होता है P1 और ये होता है P2, या Q1 ऐसे भी बोल सकते हैं, Q1, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं P1। ठीक, तो चलो ये हम लोग यहाँ लिखते हैं Q, ट्रेंगल Q। 32 से 42 हो गया, 32 से 42 हो गया तो कितना चेंज हो गया? 10 का 10 लिखेंगे डिवाइडेड बाय Q। Q का मतलब है पहले कितना था? 32 था, 32 लिखे। इनटू P का मतलब है पहले प्राइस कितना था? 8 रुपया, तो यहाँ 8 रुपया लिखे। डिवाइडेड बाय ट्रेंगल P का मतलब है 8 से 6 रुपया हो गया तो 2 रुपया घट गया है। 2 रुपया घट गया है तो -2 लिखेंगे। अब इसको सोल्व करो। ठीक है, सोल्व करते हैं। तो ये 2 से हम लोग चलो 8 को काट देंगे 4 बार में, और ये 4 से चलो हम लोग 32 को काट देंगे, 4 8 32। तो ये हो गया -10/8 हो गया। अब अगर डिवाइड करेंगे तो 8 ही कम 8 हम लोगों का एक बार में कट जाएगा, और 8 दूनी 16, 8 पचे 20, यानी -1.5। माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, 1.5 हम लोगों का आंसर आएगा। कितना आएगा? 1.5 आएगा। ठीक, देखो यहाँ सोल्यूशन करके वही चीज को यहाँ पे निकाल करके दिखा दिया है 1.5। क्लियर बात है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम पढ़ाए थे। ठीक, चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 पे। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 49 पे, हाउ इज प्राइस डिटरमाइंड इन मोनोपोली मार्केट। बोल रहा है मोनोपोली मार्केट में प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है। अगर परफेक्ट कंपटीशन बोलता तो स्टार्टिंग में एक ड्राइंग दिखाए थे, ग्राफ वैसे दिखा देते, लेकिन मोनोपोली बोल रहा है। अब भाई मोनोपोली में जो प्रोड्यूसर होता है वो खुद प्राइस मेकर और प्राइस टेकर दोनों होता है। तो यहां देखो प्राइस कैसे तय होगा। Monopoly is a market situation in which there is only one producer and seller of a goods or services. Due to lack of close substitutes, there is a shortage restrictions. There is a strong restriction on the entry or other firms in the industry. यहाँ पे जो है
वो स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्शंस होता है कि नया फार्म ना तो फार्म पे आएगा ना वो छोड़ के जाएगा। इन मोनोपोली मार्केट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ए फार्म एंड एन इंडस्ट्री बिकॉज देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट। ये मोनोपोली मार्केट में प्रोड्यूसर और सेलर में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, दोनों वही खुद होता है। दैट इज इन मोनोपोली द फार्म इज इंडस्ट्री और द इंडस्ट्री इज फार्म। सिंस देयर इज only one seller of the product, the seller has complete control over the supply of product। सप्लाई पे इसका पूरा कंट्रोल होता है। इन प्राइस डिटर्मिनेशन मोनोपोली द डिमांड कर्व्स हैव बीन नेगेटिव स्लोप, मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू। याद रखना, हम लोगों का मोनोपोली मार्केट में जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो हमेशा कम होता है। किससे? एवरेज रेवेन्यू से हमेशा कम होगा, वही यहाँ पे बता रहा है। और ऐसे ही यहाँ पे प्राइस जो है वो तय होता है। थोड़ा सा हम यहाँ पे ग्राफ बताना भूल गए, हम यहाँ पे ग्राफ दिखा दे रहे हैं। मोनोपोली मार्केट में क्या बोले हम लोगों का, जो मार्जिनल रेवेन्यू होगा वो कम होगा एवरेज रेवेन्यू से। इस तरीके से यहाँ प्राइस डिटरमाइन होता है। आया समझ में? ठीक, चलो आगे नेक्स्ट आते हैं। व्हाट इज सेंट्रल बैंक? डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेंट्रल बैंक क्या है, इसका मेन फंक्शंस को बताओ। तो सेंट्रल बैंक क्या होता है? तो सेंट्रल बैंक का मतलब होता है कि किसी भी देश का जो सबसे बड़ा बैंक होता है, सभी बैंकों का बैंक, किसी भी कंट्री का सबसे एपेक्स बैंक को उस बैंक का सेंट्रल बैंक बोला जाता है। जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है चच्चा? आरबीआई। आरबीआई भैया जी, आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है। क्लियर है? हर देश का उस देश में जो पैसा छापना है वो उस देश का सेंट्रल बैंक छापेगा। उस देश में जितने भी बैंक्स हैं उन सारे बैंक्स को कंट्रोल करना, उन सारे बैंकों को रेगुलेट करना, उन सारे बैंकों के लिए नियम कानून बनाना वो करता है कमर्शियल बैंक। प्लस अपने कंट्री का जो गवर्नमेंट होगा उसका भी बैंकर का काम करता है। साथ ही साथ बैंकों को लोन चाहिए वो भी देता है, पैसा छापने का काम करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करने का काम करता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का काम करता है। साथ ही साथ जो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी होता है यानी विदेशों का जो पैसा होता है उसका कस्टोडियन भी होता है, अपने पास पैसा हिफाजत करके भी रखता है। तो ये काम होता है किसी भी देश का सेंट्रल बैंक का। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है इन ऑल कंट्री, सभी देशों में देयर इज ए सेंट्रल बैंक एट ए टॉप ऑफ वेरियस बैंक। हर देश का जो सेंट्रल बैंक होता है वो अपने देश का सबसे एपेक्स बैंक होता है। इट इज वॉन्ड ऑल कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, इसको पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है। द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द एंटायर मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री एंड एक्ट्स एज द बैंक ऑफ ऑल बैंक्स। ये सेंट्रल बैंक जो होता है वो किसी भी कंट्री के सारे बैंकिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ उस कंट्री के अंदर जितना भी मॉनेटरी पॉलिसी है उसको कंट्रोल करता है। अगर बात करें इंडिया का सेंट्रल बैंक का, तो इंडिया का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसको 1935 में बनाया गया था। हम कई बार आप लोगों को ये चीज पढ़ाए हैं। अब देखो भाई सेंट्रल बैंक का फंक्शन, सेंट्रल बैंक क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहला काम फंक्शन होता है इश्यू इश्यू ऑफ पेपर मनी, यानी पेपर नोट्स, पैसा छापने का काम करता है। याद रखना क्वाइन, क्वाइन नहीं छापता है आरबीआई, क्वाइन हम लोगों का फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया छापता है। क्वाइन सिक्का, ठीक है, ये सिर्फ छापेगा पेपर मनी। इसके बाद द सेंट्रल बैंक एक्ट एज द बैंक्स ऑफ अदर बैंक, सारे बैंकों का बैंक है सेंट्रल बैंक, सारे बैंकों का बैंक होता है, बस आपको पॉइंट्स याद रखना है। इसके बाद एक्ट्स ऑफ ऑल बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, सरकार का एजेंट, सलाहकार और एडवाइजर का काम करता है। और सारे बैंकों में जो है वो बैंक क्रेडिट क्रिएशन का काम करता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कंट्रोल करके रखता है, कस्टोडियन का काम करता है। हम यहाँ 5 पॉइंट लिखे, अगर आप इसका 7 पॉइंट भी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 51 न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और हम बोल रहे थे कि ये न्यूमेरिकल हमको लगता है कि मे बी इस साल एग्जाम में ये न्यूमेरिकल देगा। अगर ये न्यूमेरिकल नहीं देगा तो इसी टाइप का न्यूमेरिकल एग्जाम में दे सकता है। देखो यहाँ कुछ नहीं बोल रहा है, हम लोगों को बोल रहा है डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1600 है। डेल्टा वाई, वाई का मतलब क्या होता है तो बता दे रहे हैं, वाई का मतलब होता है हम लोगों का इनकम, वाई का मतलब इनकम, और डेल्टा वाई का मतलब होता है हम लोगों का चेंज इन इनकम। डेल्टा वाई का मतलब होता है चेंज इन इनकम। क्लियर है? इसके बाद हम लोग को फाइंड द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और डेल्टा आई भी हम लोगों को दे दिया है, डेल्टा आई भी हम लोगों को दे दिया है 1400। अब देखो आई का मतलब क्या होता है तो बता दे रहे हैं, आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, आई का मतलब क्या होता है इन्वेस्टमेंट। और अगर डेल्टा आई लिखा है इसका मतलब हो गया चेंज इन इन्वेस्टमेंट, कि भाई इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया। अब देखो
जब हम लोगों को निकालना है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी निकालना है। ठीक है, रुको, एमपीसी निकालना है। तो एमपीसी कैसे निकालेंगे? ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना। जब एमपीसी निकालने बोला तो डायरेक्ट तो एमपीसी नहीं निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या निकाला गया है, सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। ध्यान से समझना। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई हो गया। तो बताओ यहाँ पे हम लोगों का डेल्टा वाई कितना है? 1600 है ना। और रुको, 1400 नहीं, ये 400 है ना। ओहो, ये देखो ना, 400 है ना, ये 1600 हो गया, 400 हो गया, डिवाइड कर दिए तो कितना आया? 004, यानी 4 हम लोगों का आया के। देखो ये के आ गया। इसके बाद एमपीसी निकालने बोला है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो अब अगर के है तो के का एक और फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी। तो यहां बताओ हम लोगों का के का वैल्यू कितना आया? 4 आया। तो के का वैल्यू 4 लिखेंगे, 1/1 माइनस एमपीसी निकालना है। इसके बाद मल्टीप्लाई करके ए देखो यहाँ पे एमपीसी निकाल दिया है। आ रहा है ना समझ में कैसे निकाला है? इस तरीके से यहाँ एमपीसी कितना आ गया? 0.75। ये क्वेश्चन हमको लग रहा है इस साल देगा। अगर नहीं दिया तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देगा। तो इसको जरूर प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, जरूर प्रैक्टिस करना इसको, हम बार बार बोल रहे हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पे। 52 नंबर क्वेश्चन पे हम लोगों को बोल रहा है एक्सप्लेन बैलेंस बजट तो सरप्लस बजट एंड डिफिशिएट बजट। तीनों बजट को हमको एक्सप्लेन करने बोला। बैलेंस बजट क्या होता है, सरप्लस बजट और डिफिशिएट बजट। तो हम इनका मीनिंग डायरेक्ट समझा दे रहे हैं। बैलेंस बजट का मतलब होता है ऐसे बजट जहां गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जहां गवर्नमेंट का रिसिप्ट्स और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर दोनों एक दूसरे के बराबर है, वो बैलेंस बजट है। सरप्लस बजट का मतलब है कि गवर्नमेंट का रिसिप्ट्स जो है वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। और डिफिशिएट बजट का मतलब है, डिफिशिएट बजट का मतलब है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है उसके रिसिप्ट से। किससे ज्यादा है? उसके रिसिप्ट से। यानी गवर्नमेंट के पास जितना पैसा है अगर वो उतना ही पैसा खर्च किया तो बैलेंस बजट। सरप्लस बजट मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा था, वो खर्चा कम किया, सरप्लस बजट। डिफिशिएट बजट का मतलब है कि सरकार पैसा ज्यादा खर्चा कर दिया जबकि पैसा कम था, तो उसको डिफिशिएट बजट बोलते हैं। क्लियर है? ये शॉर्ट फॉर्म है, ये फॉर्मूला है, ये शॉर्ट चीज है, इसको याद रखना। आप इसको नहीं भूलोगे कभी। ठीक है, इसको याद रखना, आप इसको कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है ना, हम शॉर्टकट में लिखे, आप इसको पूरा में अभी लिख लेना। अब बस वही चीज को देखो यहाँ पे मीनिंग करके समझाएं, बैलेंस बजट क्या होता है। इसके बाद देखो यहाँ पे वही चीज लिख रहे हैं, दिखा दे रहे फिर से। बैलेंस बजट के बारे में यहाँ पे लिखे कि बैलेंस बजट हम लोगों का क्या होता है। इसके बाद सरप्लस बजट लिखे, सरप्लस बजट क्या होता है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखे कि डिफिशिएट बजट हम लोग का क्या होता है। और एक चीज यहाँ पे नोट्स में हम समझा दे रहे हैं, इस चीज को खासा और अच्छे से समझना कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए सबसे अच्छा बजट होता है डिफिशिएट बजट। यहाँ तक कि इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो हमारे देश के लिए भी सबसे अच्छा बजट क्या होता है? डिफिशिएट बजट। इसलिए इंडिया का जो बजट है वो अभी डिफिशिएट बजट होता है। इंडिया का जो बजट है वो भी कौन सा बजट है? डिफिशिएट बजट मेरा होता है। क्लियर? तो इस तरीके से सेट 1 किए, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। इसी तरीके से हम 4 और सेट लेके आएंगे, 4 और वीडियो लेकर के आएंगे, जिससे आपका सब्जेक्टिव का सारा डाउट, सारा कॉन्सेप्ट, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा से तैयारी करो, मेरे साथ साथ पढ़ो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाओ। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी स्टूडेंट तक वीडियो को जरूर पहुंचाना, ताकि वो लोग भी अच्छे तरीके से एग्जाम की तैयारी कर सके और अभी जो कल परसों आप लोगों का एग्जाम होगा उस एग्जाम में अच्छे तरीके से उन लोगों का पेपर क्लियर हो सके। ठीक है, बाय, टेक केयर।